गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइएगा फटाफट से। और जैसा कि आप जान रहे हैं, आपका एपीपीएससी का पेपर जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, सितंबर में होने वाला है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने कमर कस लिया होगा। मेरे जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के जो बच्चे हैं, आप जरूर इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद में आप देखिए कि आप इसमें से कितना क्वेश्चंस कर पाते हैं। क्लास में भी मैंने आप सभी को बताया था क्या कि हम लोगों का जो मेन मोटो है वो क्या है कि 100 में से 55 क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए। तो आउट ऑफ द 100 55 क्वेश्चंस आपके सही होते हैं तो आप प्रीलिम्स का ये जो फर्स्ट स्टेज है इसको इजीली आप क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद आप मेंस लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलना होगा। चलिए, आज आपके लिए जो है ये पीपीटी है। यूनिवर्स मैंने पढ़ाया था, तो यूनिवर्स से कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि क्या हम लोगों ने जैसा पढ़ा था बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है ये? तो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। देखिए, द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू। अब कह रहा है कि जो मैंने आप लोगों को बिग बैंग थ्योरी पढ़ाया था, तो वो पूछ रहा है कि ये बिग बैंग थ्योरी है क्या, किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से संबंधित है। दूसरा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है। ओरिजिन ऑफ हिमालय, हिमालय के ओरिजिन से है। या एरप्शंस ऑफ वॉल्केनोस, वॉल्केनोस के एरप्शन से है। तो जितने भी बच्चे मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन के हैं उनको ये क्वेश्चंस देखते ही उनके आंख चमक जाने चाहिए था। क्या कि मैंने आपको बोला था कि क्या है सही आंसर, क्या है हमारे पास में? ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। क्यों ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? याद कीजिए, जॉर्ज लेमेत्रे याद है क्या क्लास में जो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? ये याद है? जॉर्ज लिमेत्रे, इन्होंने ही जो है इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। ये क्या है आपका कि यूनिवर्स किस तरीके से फॉर्म हुआ है, कब, ये भी याद होना चाहिए। मैंने बोला था कि याद रख लीजिएगा 13.7, ठीक है, बिलियन ईयर्स अगो। मेरे जितने भी बच्चे होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन वाले वो इसको देख के ही समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो रहा आपका फिर से ये, क्या कि द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ। दोबारा से रिपीट करके आया और ये जो है सेम क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि पूछा गया एग्जाम में। पूछ रहा है क्या कि मैमल से, आइस एज से, यूनिवर्स से, ओशन से। बच्चे बिल्कुल बता पा रहे होंगे किससे है, तो सीधा जो है हमारा यूनिवर्स से रिलेटेड है। कौन, किसने जो है इसको प्रोपाउंड किया था, आप सभी को बताना है। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना होना चाहिए आप लोगों का कि क्या है हमारा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जॉर्ज लेमेत्रे, और कब किया था, कब जो है एक्सप्लोजन इसका शुरू हुआ है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है कि ये नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। बोल रहा है कि द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल जो है ड्रिफ्ट, इसको किसने डेवलप किया था? ऑप्शन है अपने पास जे जे विल्सन, दूसरा है ए वैगनर, तीसरा है डू टोएट, और चौथा है एच हेस। ठीक है, और पांचवा है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। फटाफट से बताइए, ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो इसमें अगर गड़बड़ होता है तो फिर आप गलत हैं। फटाफट से एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। तो ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं ध्यान से सुनिए, इस थ्योरी को किसने दिया था? तो इस थ्योरी को जो देने वाले थे वो कौन थे? ए वैगनर थे। और इनको जो है क्या कहते हैं हम कि ए वैगनर माने अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, याद होगा आपको कि बोला था क्या कि पैंजिया जो है एक जो है सुपर कॉन्टिनेंट है। याद आ गया होगा आप लोगों को, ये क्या है, एक सुपर कॉन्टिनेंट है। और इसके आसपास जो ओशन हुआ करता था उसको हम क्या कहते थे? वो था पैंथालासा। तो पैंथालासा जो है वो क्या होता था, एक जायंट जो है आपका ओशियन हुआ करता था। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि धीरे धीरे ये पैंजिया जो है दो अलग अलग जो है वो क्या हुआ था कि कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट्स में टूटा।
एक को निचले वाले पार्ट को बोला गया था गोंडवाना लैंड और ऊपर वाले पार्ट को बोला गया था अंगारा लैंड या फिर जो है आपका लॉरेशिया। तो इस तरीके से जो है इसका डिफ्लेक्ट मतलब कि वो टूटा, फिर उसके अंदर फ्रैक्शंस हुआ और उस तरीके से कॉन्टिनेंट, आज के जो कॉन्टिनेंट है ये फॉर्म हुए थे। यही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। आशा करता हूं कि आप सभी ने सही आंसर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि द मिल्की वे इज क्लासिफाइड एज, ठीक है, जो मिल्की वे है। तो अब जितने भी बच्चे मिल्की वे के बारे में नहीं जान रहे हैं वो समझ ले। पहले एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं आपको कि द मिल्की वे इज क्लासिफाइड एज स्पाइरल गैलेक्सी, इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी या राउंड गैलेक्सी। ये मैंने आप सभी को बताया है। ये सब क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जिसको आप विद इन अ सेकेंड, मैं कह तो रहा हूं कि इस ऐसे क्वेश्चंस को आपको 2 से 3 सेकंड भी आपको नहीं लेना है। बस आप ध्यान से पढ़े, पढ़ने के बाद में क्या है कि एक बार क्वेश्चंस पढ़ लिया, पढ़ने के बाद सिर्फ 3 सेकंड, 3 सेकंड में इस क्वेश्चंस को बिल्कुल उड़ा देना है आपको, ठीक है। तो उड़ाने का मतलब क्या है कि मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे क्या है? तो सबसे पहले एक गैलेक्सी है, ये तो सबको पता होना चाहिए। एक गैलेक्सी है, किसकी गैलेक्सी है भैया? तो ये हमारी गैलेक्सी है, जिसमें अर्थ जो है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें क्या है हमारा सोलर सिस्टम है। ये जो है हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? तो हम इस गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में। ओके, दैट्स क्लियर। अब बात आता है कि हमारी गैलेक्सी है कैसी। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी गैलेक्सी कुछ इस तरीके से स्पाइरल देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल स्प्रिंग की तरह स्पाइरल देखने को मिलती है। तो क्या है हमारी गैलेक्सी? बिल्कुल स्पाइरल। ये करेक्ट आंसर हो रहा है आपका इसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? करेक्ट आंसर है कि हमारी गैलेक्सी कैसी है? तो स्पाइरल गैलेक्सी है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको आप देखिए कि ये थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस क्या कि ये कुछ ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस को या तो आपको आ रहा होता है तो हिट कीजिएगा, नहीं तो सिर्फ इसको जो है सीधा डक मतलब पास कीजिएगा कि मैं छोड़ रहा हूं, आगे मैं बढ़ रहा हूं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस टाइम जो है आपके टाइम को वेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि टाइम टेकन बाय द सन टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारा जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी के सेंटर को जो है उसको रिवॉल्व करने में सन को कितना टाइम लगता है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या है कि अब जिन बच्चों को आता था वो बताएंगे, नहीं आता था तो नहीं बताएंगे। सबसे पहला क्या है कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये आप लोग एक बार कमेंट में कीजिएगा कि हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, ठीक है। दूसरा, आपको बताना है क्या कि हमारी गैलेक्सी से नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, ये भी मैंने बता रखा है। तो नियरेस्ट गैलेक्सी फ्रॉम आवर गैलेक्सी ये कौन सा है, ये भी बताना है। और इसमें जो है सही आंसर क्या होगा कि देखिए जब जब सन जो है हमारी गैलेक्सी के सेंटर को रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ जो है सन को रिवॉल्व कर रहा है इसके बाद खत्म हो जाता, नहीं, हमारा सन भी जो है हमारी गैलेक्सीज को रिवॉल्व कर रहा है। तो उसमें टोटल जो टाइम लगता है वो आपका 25 करोड़ ईयर्स का लग रहा है, ठीक है। जब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर जो है वो अर्थ जो सन है वो कंप्लीट कर रहा है रोटेट करके, तो उसमें क्या लग रहा है? टोटल 25 करोड़ ईयर्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। और इन दो क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में मुझे दिखना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये समझते हैं। देखिए, अब बात आ रहा है आपके सामने एक फिर से क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपसे कि द कलर ऑफ स्टार्स इंडिकेट्स इट। अगर किसी स्टार का कलर हमको कुछ देखने को मिल रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन है आपके पास में क्या? सबसे पहला कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दूसरा है कि लाइट और ग्लो, तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, या चौथा टेम्परेचर। क्या देखने को मिल रहा है ये पहले बताइए, फटाफट से एक बार कमेंट कीजिएगा। फटाफट से मुझे बताइए कि क्या देखने को मिल रहा है इससे। फटाफट से बताइएगा कि क्या है इसमें से, क्या आपको लग रहा है कि कलर ऑफ स्टार क्या इंडिकेट करता है। देखिए, कलर ऑफ स्टार जो है, अब कोई कहेगा कि लाइटनिंग एंड ग्लो, गलत बात है। बहुत बेसिक कंसेप्ट था, इसको यूज कर लेना था आपको। क्या? टेम्परेचर।
अरे भाई वहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है मिक्स हो रहा है, मिक्स करने के बाद में बर्निंग हो रहा है वहां पे, ठीक है। उसके बाद उसके वेवलेंथ के हिसाब से जो है हमको चीजें देखने को मिल रही है कि कौन सा ब्लू है कौन सा रेड है, इस तरीके से जब वो दिख रहा है तो एग्जैक्टली exactly वो क्या शो कर रहा है, वो वहां पे टेम्परेचर को बता रहा है कि टेम्परेचर जो है वो किस तरीके का है, कलर के स्टार का वो आपको शो कर रहा है अलग अलग कलर। जिसमें अब आप कहोगे कि सर इसमें क्या है, तो जब आप देखते हो तो ब्लू कलर अगर आपको देखने को मिले, ठीक है, अगर ब्लू कलर देखने को मिले तो माना जाता है कि सबसे जो है ना मोस्ट हॉटेस्ट है ये, ठीक है। तो मोस्ट हॉटेस्ट जो है, मोस्ट हॉटेस्ट अगर स्टार होगा तो उसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस जो है हमारा वो क्या कह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है कि द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार सफर्स इंटरनल कोलैप्स इज कॉल्ड, ठीक है। मतलब एक ऐसा लिमिट, उसके बाद में क्या होता है कि स्टार्स जो है वो इंटरनल कोलैप्स हो जाता है उसके अंदर, तो वो उस लिमिट को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, चंद्रशेखर लिमिट, दूसरा एडिंगटन लिमिट, तीसरा है होयले लिमिट और चौथा है फोलियर लिमिट, ठीक है। और इसको जो है आप लोग एक बार फटाफट से बताइए और मुझे एग्जैक्ट जो है आंसर चाहिए। देखिए ये शायद जो हमारे क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी एक न्यू प्रश्न है, क्योंकि इस तरीके के भी कुछ कुछ प्रश्न आते हैं, तो किस कुछ कुछ जो है आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछने को मिलेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो उनको टैकल कैसे करना है ये आप समझो। देखिए सबसे पहला क्या है कि अगर नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दोगे, छोड़ देना। अभी जो मैं समझा रहा हूं समझ लो, आगे कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे आप हिट करना है आपको। देखिए स्टार्स जो होते हैं ना, जो आज का स्टार होता है, सन क्या है, तो सन एक हमारा स्टार है, तो स्टार का एक अपना स्टेज होता है, ठीक है। अब कहोगे कि सर उसमें क्या होता है, तो सबसे पहले स्टार का अगर बोले हम कि स्टार का स्टेज आप जानिए, तो स्टार के स्टेज में आप क्या देखने को मिलता है आपको, कि सबसे पहले वो क्या होता है, तो वो नेबुला होता है। नेबुला क्या होता है, तो आपको पता है कि गैसेस और डस्ट का जो है क्लस्टर, ठीक है। नेबुला जो है आगे चल के बनेगा आपका प्रोटोस्टार, फिर ये प्रोटोस्टार आगे चल के क्या बनेगा, ये बनेगा आपका स्टार, और फिर ये आगे चल के स्टार क्या बनेगा, जब स्टार के बाद का क्या होता है कि स्टार के बाद का जो फेज होता है इसको हम कहते हैं कि अब ये इसका डेड डेड जो है वो स्टेज शुरू हो गया है, मतलब कि अब इसका थर्ड स्टेज है, डाइंग स्टेज है। इसमें स्टार जो है डेथ होने लगता है स्टार की। तो क्या होता है कि स्टार में जो फ्यूल होता है, हम लोग कैसे देखे थे, न्यूक्लियर फ्यूजन देखे थे कि कैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके और हाइड्रोजन हीलियम बना रहा था और उसके वजह से एनर्जी जनरेट हो रहा था। तो यहाँ के बाद क्या होगा कि आप कभी देखते होंगे ना कि रेड रेड स्टार कहते हैं, या इसी को जो है हम कह देते हैं कि रेड जायंट स्टार। तो ये जो है रेड जायंट स्टार, ये इसके बाद का डाइंग फेज है। उसके बाद जब आप आगे जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा क्या, कि इसके बाद आपको व्हाइट डार्फ, इस तरीके से व्हाइट डार्फ स्टार का फेस देखने को मिलेगा। और इसके बाद फाइनली क्या होगा, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, छोटा होगा अगर तो वो क्या बन गया, न्यूट्रॉन। ये क्या बन गया आपका, न्यूट्रॉन स्टार बन गया। और अगर इससे ज्यादा बड़ा हुआ, अगर बड़ा हुआ तो वो क्या बन जाएगा आपका, ब्लैक होल, ठीक है। तो ब्लैक होल्स बन जाएगा। अब मैं कैसे कह रहा हूं कि छोटा या बड़ा, अगर हमारे सन का जितना मास है उस मास से 1.4 टाइम्स अगर वो बड़ा हुआ तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि वो क्या है हमारे से, तो वो हमसे जो है बिग स्टार है, ठीक है। और अगर इससे छोटा हुआ तो हम क्या कहते हैं उसको, स्मॉल स्टार है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा फेज आता है, ये फेज आपको समझना है। अब इसमें क्या होता है कि जब डेड स्टार हो रहा होता है, तो जब डेड हो रहा होता है तो डेड होने के समय में क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आता है कि वो अपना जो उसका मास होता है ना, वो अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाता है। फिर उसके अंदर एक एक्सप्लोजन होता है जिसको आप सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी कहते हैं। इसके बाद ही होता है व्हाइट व्हाइट डार्फ और जाइंट के बीच में एक जो एक्सप्लोजन होता है उसको हम कहते हैं क्या, सुपरनोवा। तो सुपरनोवा या फिर नोवा जो है,
वो उस एक्सप्लोजन को कहते हैं। उस एक्सप्लोजन के बाद ये चीजें बनती हैं। तो जब एक्सप्लोजन से पहले स्टार के अंदर ये मास आ जाता है, ठीक है, वो अपने मास का मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुका होता है कि अब उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा मास नहीं आ पाएगा, अब वो सीधा ब्लास्ट होगा, तो उसी को हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। तो ये क्या है कि किस उस लिमिट जिसके बाद स्टार जो है इंटरनल कोलैप्स को फिल करता है, मतलब सुपरनोवा या नोवा को फेस करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास में? चंद्रशेखर लिमिट। पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन अपने को लेना है वो क्या है? ये पूछ रहा है कि ब्लैक होल जो है वो क्या है, किस चिड़िया का नाम है, आपको बताना है, ठीक है। पहला, अ फ्लाइट रिकॉर्डर इन एरोप्लेन। दूसरा, अ स्पॉट ऑन द सन। तीसरा, अ प्लेस इन द अंटार्कटिका। और चौथा, अ कोलैप्स्ड स्टार। अभी जस्ट बताया है, ये क्वेश्चन का आंसर आपके साइड से आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब कि आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है, इस चीज को आपको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हमने देखा था? सारे बच्चे कमेंट में एक बार बताएंगे क्या देखा था हम लोगों ने। तो हमने देखा था कि ये क्या है हमारा, तो ये हमने क्या देखा था कि ये क्या है हमारा, ये जो है आपका कोलैप्स्ड स्टार है, ठीक है। हमने देखा था कि कोलैप्स्ड स्टार है। और ब्लैक होल के बारे में आप थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिएगा कि ब्लैक होल कोलैप्स्ड स्टार तो है ही, और ये एक ऐसा एरिया है जहां पे ग्रेविटी, ठीक है ना, जहां पे क्या है आपका जो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी इतना हाई है कि वो जो है ना, ग्रेविटी इतना हाई है कि वो लाइट को भी इमिट नहीं करने दे रहा है। लाइट भी इमिट जो है वो नहीं हो पा रही है, पास नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वो पूरा एरिया ब्लैक देखने को मिलता है। इसी बिहाफ पे हमने उसको ब्लैक होल बोला है, ठीक है। तो ये हमको समझ में आता है कि ब्लैक होल क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द सेलेशियल फेनोमेनन ओकरिंग ड्यू टू स्टार। स्टार की वजह से वो कौन सा सेलेशियल फेनोमेना जो है ओकर होता है? ऑप्शन सुन लो आप लोग। ओजोन होल, ब्लैक होल, रेनबो, कमेंट। एकदम मक्खन क्वेश्चन है, अगर ये भी नहीं कर पाए तो फिर गड़बड़ है। अभी 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपके साइड से आ जाना चाहिए था इसका आंसर। नहीं आ रहा है तो जिन जिन बच्चों का नहीं आ रहा है, अगर मेरे ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, उनको तो फिर मैं कल मिलता हूं तो उनसे बात करता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बाकी बाकी बच्चे आप लोग एक बार समझ लीजिए, इसमें जो है करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? करेक्ट आंसर जो है वो ब्लैक होल, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज होता है। ओजोन होल क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। रेनबो कहाँ होकर होता है? ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। कमेट्स क्या है, तो कमेट्स एक जो है सेलेशियल ऑब्जेक्ट है, ना कि जो है सेलेशियल फेनोमेना है, ठीक है। ये याद होगा आप लोगों को कि कमेट्स क्या है, तो ये एक सेलेशियल जो है आपका क्या है, तो इसको हम कहते हैं सेलेशियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिसको याद है कि मैंने बोला था कि एक आईसी एंड गैसियस जो है, गैसियस ये क्या है, सेलेशियल जो है आपका ऑब्जेक्ट है, जो क्या करता है कि सन को जो है वो आपके ऑर्बिट करता है। क्या करता है, तो रिवॉल्व कर रहा होता है, रिवॉल्व सन इन इलिप्टिकल मैनर, ठीक है, इलिप्टिकल मैनर। और इट हैज टेल, ठीक है, इट हैज टेल ऑफ गैसेस, ठीक है। तो टेल ऑफ गैसेस का होता है ये, जब कब आता है, कब टेल आता है, जब ये नियरेस्ट पहुंचता है, नियरेस्ट टू दी सन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये हमने जो है पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है। अगर मेरे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो हम मेरे से पढ़ रहे हैं, अगर वो गलती कर रहे हैं तब तो फिर बिल्कुल बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। आप लोग मिलो कल क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, फिर से एक रिपोर्टेड है कि जो ब्लैक होल थ्योरी है उसको किसने प्रोपाउंड किया था, ठीक है। बहुत आसान है, अगर कंसेप्ट लगाओगे इजीली बता पाओगे कि ब्लैक होल थ्योरी आखिर किसने प्रोपाउंड किया था पूरे वर्ल्ड में। सोचो, ऑप्शंस क्या है, सीवी रमन, एच जे भाभा, एस चंद्रशेखर और उसके बाद में हर गोविंद खुराना।
किसने जो है प्रोपाउंड किया था? फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइए कि इसमें अपन लोग का सही आंसर क्या होने जा रहा है। फटाफट से एक बार बता दीजिए। देखिए, इसमें हम लोग एक चीज समझ सकते हैं क्या, कि सर ब्लैक होल को एग्जैक्टली कौन प्रोपाउंड करेगा मुझे नहीं पता था, लेकिन ब्लैक होल होता क्या है कैसे पता चला था? तो सर स्टार का जो मास का मैक्सिमम लिमिट जो है उसके बाद में सुपरनोवा या नोवा एक्सप्लोजन हो रहा है, ये किसने बताया था? तो ये बताया था चंद्रशेखर ने। तो चंद्रशेखर ही थे वो, जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उनका फुल नाम क्या है? कि सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इन्होंने ही जो है क्या किया है? प्रोपाउंड किया है, प्रोपाउंड किया है क्या? ब्लैक होल। ब्लैक होल, और ब्लैक होल के साथ साथ इन्होंने क्या दिया था? तो अपने नाम पे, इनके नाम पे रखा गया था चंद्रशेखर, ठीक है। तो चंद्रशेखर लिमिट दिया था। इस लिमिट के बाद क्या हुआ था? तो सुपरनोवा, सुपरनोवा या नोवा एक्सप्लोजन जो है, नोवा एक्सप्लोजन, ये जो है यहां पे हुआ है, ठीक है। करेक्ट है? इतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चंस है वो क्या है हमारे पास, ये देख लेते हैं। फिर से एक रिपीटेड आया क्या, कि ब्लैक होल वाज फर्स्ट मेड नोन बाय। बिल्कुल, ये तो अभी जस्ट बताया है। अगर ये गड़बड़ कर रहे हो आप लोग तो अच्छा नहीं है। क्या है इसमें, कौन है? आपके पास सारा नाम दिया हुआ है। इस बार मुझे, मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख देना आप लोग। तो मैं मान के चल रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 11 मेरे जो है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, तो ये मैं लिख रहा हूं कि ये डियर एस्पिरेंट्स के लिए, ये मेरे डियर एस्पिरेंट्स के लिए ये जो है क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है। फटाफट से आप लोग बता देना। चलिए अगले पे पढ़ते हैं, या बता दूं क्या है? सी है। अब तक तो कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्या है कि इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लैक होल वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय। ये भी आसान है, दोबारा से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चंस ये रिपीटेड हैं, आप बिल्कुल आसानी से बताइएगा, ठीक है। और एक चीज मैं पहले बता दूं, फर्स्ट वेट वेट वेट, क्वेश्चन तो हम सॉल्व करें। ये क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साइड से जो पीपीटी मेकर हैं उन्होंने इस चीज को रिपीट किया। नहीं नहीं नहीं, ये अलग अलग एग्जाम में जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बस ये है कि यहाँ पे मतलब ये लिखा नहीं है कि किस एग्जाम में आया हुआ है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं का एग्जाम का ये क्वेश्चन है, इसलिए रिपीटेड हो रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास में, एक असर्शन और रीजनिंग का आया है। ये मजेदार क्वेश्चन है, और असर्शन रीजनिंग कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना ये यूपीएससी का क्वेश्चन होगा। बहुत आराम से, ध्यान से, धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या है? असर्शन कह रहा है कि अ ब्लैक होल इज एन एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी दैट कैन नॉट बी सीन बाय टेलीस्कोप, ठीक है। तो क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी है जिसको कि हम टेलीस्कोप से नहीं देख पाएंगे। चलो ठीक है। रीजनिंग क्या कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ ब्लैक होल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डज नॉट अलाउ इवन लाइट टू एस्केप, ठीक है। क्या लग रहा है असर्शन और रीजनिंग को पढ़ने से आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ है क्या? दो तीन क्वेश्चंस पहले जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि ब्लैक होल होता क्या है। तो ब्लैक होल में मैंने आपको एग्जैक्टली यही बताया कि एक ऐसा डेड स्टार जिसका की जो इमिटिंग पावर बिल्कुल खत्म हो गया है, और वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हाई है कि वो इनफैक्ट की लाइट को भी इमिट नहीं करने दे रहा है, लाइट को भी पास नहीं होने दे रहा है, इसलिए वो पूरा एरिया ब्लैक दिखता है। तो क्या ये दोनों ऑप्शंस को पढ़ के आप सेटिस्फाइड हो रहे हो क्या, कि ब्लैक होल क्या है? तो एक एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी है। एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी कहाँ? ठीक है भाई, हमारे स्पेस में। दूसरा, दैट कैन नॉट बी सीन बाय टेलीस्कोप। क्या लग रहा है कि लाइट वहां से पास हो ही नहीं रही है, तो हम देख पाएंगे क्या उसको? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। अब यही है, यहाँ पे मेरे पास लाइट है, अगर ये लाइट ऑफ कर दे तो क्या आप मुझे देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। तो ये बिल्कुल सही है। और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है यहाँ पे बहुत हाई होता है। तो हम देख रहे हैं क्या, कि असर्शन रीजनिंग दोनों सही है, और रीजनिंग जो है असर्शन को सेटिस्फाइड भी कर रहा है। तो हमारे पास सही आंसर क्या जाएगा इसमें, कि हम कहेंगे कि, एक मिनट, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि बिल्कुल जो है बोथ ए एंड आर ट्रू है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का। इस तरीके का क्वेश्चन मैं पहले ही बता दूं आपको, ये क्वेश्चंस यूपीएससी का है।
ये यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है ऐसा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या कह रहा है, ये तो इसी का एक्सप्लेनेशन है शायद। फिर से ब्लैक होल पे एक क्वेश्चन है। ब्लैक होल पे क्वेश्चन आपको क्या बताना है, ये कह रहा है कि अ ब्लैक होल इज अ बॉडी इन अ स्पेस which does not allow any type of radiation to come out. This property is due to it. ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। क्यों? क्योंकि उसका वेरी स्मॉल साइज है। क्यों? क्योंकि उसका वेरी लार्ज साइज है। क्यों? क्योंकि उसकी हाई डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि उसकी जो है लो डेंसिटी है। बताइए क्यों? क्यों ऐसा होता है? ये क्वेश्चंस का दिमाग लगाइए। ग्रेविटी अगर हाई होगा, मैं कितनी बार बोला हूं कि ग्रेविटी अगर हाई होगा तो पार्टिकल्स जो है दूर दूर होंगे कि पास पास होंगे। ये आपको बताना है कि अगर ग्रेविटी जो है लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत हाई है तो उस ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर रहेंगे या नजदीक आ चुके होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो चुके होंगे। अगर इस क्वेश्चन का आप जवाब दे पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप जो है आंसर कर पाइएगा उसका। तो क्या है हमारे पास, 1 2 3 कमेंट आ जाना चाहिए था, नहीं आया है तो आप गड़बड़ कर रहे हो। सही क्या है हमारे पास कि हाई डेंसिटी होने के कारण। क्यों हाई डेंसिटी हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो बहुत हाई है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है यहाँ पे, तो बहुत ही हाई है। और इस हाई होने की वजह से क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स थे, ये जो ऐसे दूर दूर थे, ये क्या होगा कि अब ये बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे तो एक ऐसा बनेगा, बिल्कुल इस तरीके का जो है कॉम्पैक्ट जो है एरिया बनेगा। आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से बिल्कुल कॉम्पैक्ट एरिया होगा जो लाइट को भी मीट नहीं करने दे रहा होगा। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर है कि ग्रेविटी और डेंसिटी का क्या रिलेशन है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन जो है फिर से एक मक्खन सा क्वेश्चन मिल गया आपको। आपको तो खुश होना चाहिए कि मक्खन मक्खन क्वेश्चन मिल रहा है सर, तुरंत जो है फटाफट फटाफट मैं जो है सॉल्व करता जा रहा हूं। अ सुपरनोवा इज, सुपरनोवा क्या है? मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि क्या है बताइए। एक एस्टेरॉयड है, एक ब्लैक होल है, एक कॉमेट है, एक डाइंग स्टार है। क्या है ये सुपरनोवा? क्या है फटाफट से बताइए। कि रेड जायंट, या फिर जिसको हमने बोला था कि रेड स्टार, रेड जायंट, उसके बाद में क्या हुआ था उस स्टार के अंदर? एक्सप्लोजन। और वो एक्सप्लोजन क्या बना था? सुपरनोवा। नोवा जो है उसका नाम दिया था हम लोगों ने, तो वो क्या बन गया था? सुपरनोवा नोवा। तो क्या है कि डाइंग स्टार था जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ, ठीक है। तो क्या है कि एक जो है, एक मिनट, क्या है ये? एक डाइंग, ये क्या हो रहा है भाई? क्या है? एक डाइंग स्टार है। किसके बाद बना था? तो रेड जायंट के बाद। मैं लिख देता हूं कि आफ्टर रेड जायंट, ठीक है। रेड जायंट स्टार जो है इसके बाद जो है ये क्या हुआ है? ये फॉर्म हुआ है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, क्या है ये हमारा? तो एक सुपरनोवा डाइंग स्टार है, मरता हुआ स्टार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है कि हाउ मैनी कॉन्स्टिलेशन आर इन आवर स्पेस, ठीक है। तो हमारे स्पेस में टोटल कॉन्स्टिलेशन क्या है? अब बात आता है कि सर कॉन्स्टिलेशन ही नहीं समझ में आ रहा है तो कितने होंगे मुझे क्या पता है। तो ये आपको पता है, आपके दिमाग पे बस मुझे जोर डालवाने की जरूरत है। देखिए कॉन्स्टिलेशन क्या होता है ना, कि जब मान लीजिए एक स्टार इधर है, एक स्टार इधर है, एक स्टार इधर है, ऐसे ऐसे है अगर, और इसको मिलाने से कुछ जो है पैटर्न बन रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं कि ये आपका कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है। क्या है ये आपका? तो कॉन्स्टिलेशंस है, और कॉन्स्टिलेशंस ऑफ स्टार है, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार है, ठीक है। तो अब जब ये आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिलेशंस ऑफ स्टार है, तो आप कहोगे कि सर हमारे यहाँ इंडिया में तो हम सप्तऋषि और इस तरीके के कॉन्स्टिलेशंस को जानते थे। तो जी नहीं, पूरे अगर स्पेस के कॉन्स्टिलेशंस की बात करें जो हम अर्थ से देख पाते हैं, वो क्या है कि टोटल 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं जिसको कि हम देख पाते हैं। और पूरा साल लगता है। हर कॉन्स्टिलेशन एक दिन एक रात में नहीं दिखता है,
उसके लिए पूरे साल 365 डेज की नाइट को, 365 नाइट्स को अगर हम रात को देखें तो हर रोज हमको जो है दो चार इस तरीके से कॉन्स्टिलेशंस देखने को मिलेगा। और वो भी सदर्न हेमिस्फेयर में हमको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में लैंड्स नहीं है, वहां सिर्फ ओशन है। तो वहां का जो ऊपर का एटमोस्फेयर है वो हेजी डस्टी फॉगी इस तरीके का नहीं होता है, क्लियर स्काई होता है, तो हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि टोटल जो कॉन्स्टिलेशंस जो है वो कितने हैं स्पेस में, तो 88 हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, हम एक बार देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो फटाफट से जो है अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में, हम उसको देखते हैं। ये रहा आपके सामने, एक मिनट, ये क्या हो, ये रहा आपके सामने। ठीक है, अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है हमारा उसमें से इनमें से कौन सा जो है एक बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, नेबुला। ये मेरे ऑफलाइन के बच्चे, ऑनलाइन के बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे थे जियोग्राफी, उनके लिए तो वीवीआईपी क्वेश्चन है। मैं आपसे वीवीआईपी तरीके से पूछना चाहता हूं कि भैया बता दो आपकी ये कौन सा सही है। आप लोगों की तरफ से तो बिल्कुल आ जाना चाहिए आंसर। जब याद कीजिए, अपने थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, ऑफलाइन वाले बच्चों को कह रहा हूं खास करके, दिमाग पे जोर डालिए। आपने एक नोट्स बनाया होगा प्यारा प्यारा सा, क्या देखा था उसमें आपने, उस नोट्स में कि सर ने बोला था कि सोलर सिस्टम जो है, तो सोलर सिस्टम के पार्ट में सर ने बताया था कि हमारे तो प्लैनेट्स आ जाते हैं। उसके बाद में बताया था कि सर जो है सैटेलाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या बताया था कि सर ने जो है एस्टेरॉइड्स आ जाते हैं। उसके बाद में सर ने क्या बताया था कि कॉमेट्स आ जाता है। उसके बाद में क्या बताया था सर ने कि डार्क प्लैनेट जो है, डार्क प्लैनेट ये आ जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, डार्क लिख लेना आप लोग, डार्क प्लैनेट आ जाते हैं। तो अगर जब ये सब कुछ सर ने पढ़ाया था तो इसमें नेबुला तो नहीं पढ़ाया था कि नेबुला है, तो क्या है कि एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट, प्लैनेट सब कुछ है। तो सर राइट आंसर क्या होगा कि नेबुला जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ये जो है हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या गया आपका, करेक्ट आंसर गया नेबुला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। Who first propounded the sun is the center of our solar system and the earth revolves around it। ठीक है, कौन सा ऐसा जो है पर्सन था जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये प्रोपाउंड किया था कि सन को जो है ना अर्थ रोटेट कर रही है, ना कि अर्थ को सन। इसी को कहते हैं सन सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, कि सन है सेंटर में और बाकी प्लैनेट्स उसको जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। इसको किसने दिया था, किसने बोला था कि सन जो है हमारे सेंटर में है सोलर सिस्टम में? ऑप्शन है आपके पास, न्यूटन, गैलीलियो, पानिनी या कोपरनिकस। फटाफट से बताइए। जो बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं, आप लोग आज ही एक चीज सीख लो। देखो मैं दिखा रहा हूं कि हिस्ट्री कैसे डिवाइड करता है हमारे थॉट को और वेस्टर्न थॉट को, आप अभी ही समझ जाओगे। देखिए इसमें क्या है, करेक्ट आंसर क्या है इसमें, कॉपरनिकस। ठीक है, क्या है, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस आप देखिएगा कि 1514 में, ठीक है ना, 1514 जो है सीई में, कॉमन एरा में, इन्होंने क्या किया था कि ये बताने का कोशिश किया कि सन जो है वो बीच में है, अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं कि सन सेंटर्ड, सन जो है वो सेंटर्ड अप्रोच। ये किसने बताया था, ये बताया आपका कॉपरनिकस ने। बट मैं कह रहा हूं कि 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी सी में हमारे एक जो है मैथमेटिशियन कह सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं आप, कि वराह मिहिर, वराह मिहिर जो थे, ये हुए थे हमारे एक स्कॉलर। उन्होंने उस समय ही ये बात कह दिया था कि मून
अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ सन को रिवॉल्व कर रहा है, तो हम 6 सी पहले आता है या 14 सी पहले आता है? लेकिन देख लो कि क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट प्रोनाउंड द सन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट। कहीं पे भी आपको वराह मिहिर का ऑप्शन दिया क्या? नहीं दिया। तो अगर भैया वराह मिहिर का ऑप्शन दे दे तो याद रखना दिमाग में कि वराह मिहिर होंगे, अदरवाइज कॉपरनिकस को हिट करना, आगे बढ़ते चलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वो क्या है कि द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन वाज न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिकस, आइंस्टीन। आप लोगों के लिए है भैया, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। फटाफट से इसका रिप्लाई कीजिए, क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पहले ही बता रखा था मैंने, 1 मिनट में, हाँ पहले ही बता रखा था आपको। क्या? कॉपरनिकस कब? 1514 सीई में। ठीक है, 1514 में इन्होंने ये चीज ढूंढा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारे पास? Who first established that all the planets revolve around the sun? ठीक है, फिर से वैसा ही देखिए, क्वेश्चन सेम है कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, सन सेंटर्ड अप्रोच से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या गोल गोल घुमा रही है। गोल गोल कैसे घुमा रहे हैं? देखो, हु फर्स्ट एस्टैब्लिश दैट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सीधा पूछ लो ना भैया कि सन सेंटर्ड अप्रोच आप पूछना चाह रहे हो। इसमें क्या है, निकोलस कॉपरनिकस, जे केपलर, जी गैलीलियो, डी इमैनुअल कांट। इस बार क्या कर दिया, थोड़ा सा नाम पूरा इनका दे दिया। इससे पहले एन कॉपरनिकस देता था, अब क्या है, निकोलस कॉपरनिकस पता है हम लोगों को। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर जो है बिल्कुल, 1 मिनट, ये क्या हो गया, आंसर क्या है? आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही जाएगा, क्या? निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, तो आज 20 क्वेश्चन रखते हैं, थोड़ा मुझे भी दम लेने दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में टारगेट करेंगे हम कि कम से कम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करें। ठीक है, और एक चीज मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, एक बार कमेंट में आपके तरफ से एक इमोजी मिल जाए, मन खुश हो जाएगा। दूसरा कि हर रोज तो नहीं, मैं कहूंगा कि हर रोज जैसे जैसे टाइम मिलता है आपके डिस्कशंस में कराता रहूंगा। इससे क्या है कि अपन लोग ये देखते चलेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितना हमको जो है उस टॉपिक के डीप में जाना है और कितना बाहर से निकलना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के लिए, तब तक गुड नाइट।